हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो हम सोल्व कर रहे थे उसमें हम लास्ट वीडियो में से नंबर 14 तक सोल्व कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। मैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन सोल्व करा रही हूँ। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इस अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे बोलते हैं वो इसमें हमसे पूछा गया है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें अभिक्रिया के बाद एविले लवण क्या मतलब है, जो विलयन से पृथक हो जाता है और विलयन में वो घुलता नहीं है, उसे बोलते हैं एविले। तो इसकी क्या डेफिनेशन हो जाएगी, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एविले लवण बनता है, जो विलयन सॉल्यूशन होता है उससे अलग हो जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। चलिए देखते हैं, आप इसे नोट कर लेना अपनी कॉपी में। अवक्षेपण अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एविले लवण बनता है, एविले लवण जो घुलता नहीं है, जो विलयन से जो सॉल्यूशन होता है उससे पृथक हो जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। फॉर एग्जांपल AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl गिव्स AgCl प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। सफ़ेद अवक्षेप AgCl ये एविले लवण है, तो ये हमें अभिक्रिया होने के बाद मिलता है। इस ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या करें, उपचयन और अपचयन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये रिएक्शन मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपने एनसीईआरटी एक्सरसाइज की फर्स्ट वीडियो से फॉलो किया है प्लेलिस्ट को, तो आपको इजीली इसका आंसर मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं कैसे ऐसे लिखेंगे। उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन ऑक्सीडेशन कहलाता है, और ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन यानी अपचयन कहलाता है। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, उपचयन यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, वे अभिक्रियाएँ जिनमें ऑक्सीजन का योग होता है, मीन्स ऑक्सीजन जुड़ती है, उसको क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जांपल Cu कॉपर में जब ऑक्सीजन मिलेगी तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा। ये बैलेंस करने के लिए लगाया गया है। यहाँ ऑक्सीजन 2 है इसलिए यहाँ पर कॉपर 2, और ये 2 इसके भी साथ है और इसके भी साथ है। ये 2 सिर्फ बैलेंस करने के लिए आया है, इससे कन्फ्यूज मत होना। बी दिया हुआ है, अपचयन को डिफाइन करना है। वे अभिक्रियाएँ जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है यानी ऑक्सीजन का हटना, उन्हें अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, रिडक्शन अभिक्रिया कहते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ZnO + C, जिंक ऑक्साइड में कार्बन क्रिया होने पर जिंक अलग और Cu, यहाँ से ऑक्सीजन हट गई है ना, तो ये ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। यहाँ पर Cu में ऑक्सीजन जुड़ गई है तो इसे बोलेंगे उपचयन, और Zn की ऑक्सीजन हट गई है तो इसे बोलेंगे अपचयन, रिडक्शन। नंबर 17 इस एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताना है। एक X चमकदार तत्व दिया गया है जिसे हम जब वायु की ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे, ऊष्मा देंगे तो वो काले रंग का हो जाएगा, और हमसे तत्व और यौगिक दोनों पूछा गया है। तो इसमें जो कॉपर होता है, कॉपर की जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको गर्म करते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो कॉपर ऑक्साइड जो काले रंग का होता है वो हमें मिलता है उत्पाद के रूप में। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर। इसे लिखेंगे कैसे, चमकदार भूरे रंग का तत्व X जो हमें पूछा गया है कॉपर है। Cu भी लिख सकते हैं आप, इसका प्रतीक Cu होता है, कॉपर है। इसे हवा में गर्म किया जाता है, मीन्स ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसे गर्म किया जाता है तो यह कॉपर गर्म किया जाता है, मीन्स इसे हीट दी जाती है, तो यह कॉपर ऑक्साइड Cu के जमा होने के कारण काला पड़ जाता है। काले रंग का यौगिक बताया गया था, क्वेश्चन में हिंट दिया गया है। चमकदार भूरे रंग का यौगिक तत्व है Cu, भूरे रंग का चमकदार तत्व है। हवा ऑक्सीजन के साथ जब इसे गर्म करेंगे, हीट देंगे, तो यह कॉपर ऑक्साइड CuO के जमा होने के कारण काला पड़ जाता है। इसकी रिएक्शन कैसे लिखेंगे, Cu भूरे रंग का तत्व कॉपर प्लस ऑक्सीजन, हवा की उपस्थिति में ऊष्मा देंगे, आप ऐसे भी बना सकते हैं, ये सिंबल है ऊष्मा का, कॉपर ऑक्साइड जो काला यौगिक है। तो हमारा तत्व कौन सा हो गया, कॉपर, और जो यौगिक हमसे पूछा था वो कॉपर ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है लोहे की वस्तुओं पर को हम पेंट क्यों करते हैं। जो लोहे की वस्तु होती हैं, लोहा जो होता है उसे हम पेंट उस पर क्यों करते हैं, जंग से बचाने के लिए, उस पर पेंट किया जाता है। और जंग लगने को क्या बोलते हैं, संक्षारण, यानी लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए हम उस पर क्या करते हैं, पेंट करते हैं। सो इसे आप आंसर में कैसे लिखेंगे, लोहे की वस्तु को संक्षारण से बचाने के लिए हम पेंट करते हैं। पेंट क्या करता है, वस्तु की सतह, जो वस्तु की सतह होती है, और हवा या नमी के कारण ही तो लोहे की वस्तु पर जंग लगता है। सो जो पेंट होता है वो वस्तु की सतह और हवा या नमी के बीच में प्रत्यक्ष का मतलब है डायरेक्ट जो संपर्क होता है उसको समाप्त कर देता है। इस वजह से जो लोहे की वस्तु होती है वो जंग लगने से बच जाती है। पेंट इन दोनों के बीच में आ जाएगा, लोहे की सतह की और नमी या हवा के बीच में आ जाएगा, तो पेंट से
हम क्या कर सकते हैं, जंग लगने से लोहे की वस्तुओं को बचा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो इसके लिए मैं आपको पहले क्वेश्चन नंबर 20 एक्सप्लेन करती हूँ, उससे आपको इसका आइडिया होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में संक्षारण, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, कोरोसन, वो पूछा गया है। एंड विकृत गंधिता, विकृत गंधिता क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आपको देगी। विकृत गंधिता किसे बोलते हैं। तो विकृत गंधिता एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है जिसमें जो वसा युक्त यानी जो तेलीय खाद्य पदार्थ होते हैं, वसा होती है जिनमें खाद्य सामग्री जो होती है उसमें जो वो खराब होने लगती है। वसायुक्त खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो खराब होने लगते हैं। क्यों होता है ऐसा। जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीकरण कर देते हैं। इस वजह से जो उनका स्वाद होता है और जो गंध होती है उसमें परिवर्तन हो जाता है, मीन्स वो बदल जाते हैं। स्वाद खराब हो जाता है और गंध भी उनकी एकदम परिवर्तित हो जाती है यानी बदल जाती है। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो वसायुक्त और जो तेलीय खाद्य सामग्री खराब होने लगती है, उनका स्वाद और गंध में परिवर्तन होने लगता है। खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण जन से अभिक्रिया करके ऑक्सीकरण कर देते हैं, उसे विकृत गंधिता कहते हैं। तो संक्षारण और विकृत गंधिता की आप नोट करिए कैसे लिखेंगे, मैं बोल रही हूँ, आप नोट करेंगे सुनकर। संक्षारण, कोरोसन किसे कहते हैं, लोहे की सतह पर जंग लगना, वही तो संक्षारण कहते हैं। अभी हमने 18 क्वेश्चन में देखा था, क्वेश्चन नंबर 18 में देखा था। लोहे की वस्तुओं पर संक्षारण से बचाने के लिए ही हम पेंट करते हैं। तो संक्षारण लिखेंगे आप, धातुओं का अभिकारकों द्वारा यौगिकों में बदलकर नष्ट होने की प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे संक्षारण की डेफिनेशन मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे जो आयरन होता है उसे नम वायु में अगर हम डाल देंगे, आयरन लोहे को बोलते हैं, Fe जिसका प्रतीक होता है, उसको हम अगर नम वायु में डाल देते हैं तो वो क्या करता है, नम वायु से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बना लेगा। और आयरन ऑक्साइड आयरन पर जंग के रूप में परत बना लेता है। इस प्रकार जो ऑक्साइड के जो गुण होते हैं ना, वो आयरन से एकदम डिफरेंट होते हैं। मीन्स जो आयरन था, आयरन को जब हम वायु में डाल देंगे, वायु, नम वायु जो होगी, तो वो क्रिया करके क्या बना लेगा, आयरन ऑक्साइड। और यही इस पर जंग के रूप में कार्य करता है। आयरन जो होता है Fe, वो अगर नम वायु के संपर्क में आ जाता है, आर्द्रता युक्त वायु के संपर्क में आता है, तो आयरन ऑक्साइड जो जंग के रूप में उस परत बना लेता है, इसी को हम जंग लगना कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को, प्रोसेस को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। सो आप नोट करना, मैं बोल रही हूँ अगेन डेफिनेशन। आयरन को नम वायु में डाल देने से चांदी पर काली परत चढ़ना, तांबे पर हरी परत चढ़ना, ये भी संक्षारण के कुछ और एग्जाम्पल हैं। चांदी पर काली परत आपने देखा होगा, काली परत का जमा हो जाना, तांबे पर हरी परत, ये भी संक्षारण के ही कुछ और अदर एग्जांपल्स हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको आयरन वाले एग्जांपल के थ्रू डेफिनेशन एक्सप्लेन कर रही हूँ। आयरन को नम वायु में डाल देने से, लिखिए, आयरन को नम वायु में डाल देने से वह नम वायु से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाता है। यह आयरन ऑक्साइड ही आयरन पर जंग के रूप में परत बना लेता है। इस आयरन ऑक्साइड के ये जो आयरन ऑक्साइड बनेगा, इसके जो गुण होंगे, प्रॉपर्टीज़ होंगी, वो धातु से एकदम भिन्न होती हैं। सो ये जो यौगिक बनता है उसकी जो धातु से गुण होते हैं वो एकदम अलग होते हैं। जंग के रूप में परत बना लेता है। इस आयरन ऑक्साइड के गुण आयरन के गुणों से भिन्न होते हैं। यह प्रक्रिया ही संक्षारण कहलाती है। कुछ अन्य उदाहरण, चांदी पर काली परत का बनना और तांबे पर हरी परत का बनना संक्षारण के कुछ अन्य उदाहरण हैं। ऐसे आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, विकृत गंधिता, इसको नोट करेंगे। ऐसी प्रक्रिया, ऐसा प्रोसेस जिसे बोलते हैं जिसमें वसायुक्त या तेलीय, कुछ भी लिख सकते हैं, वसायुक्त या तेलीय खाद्य सामग्री, जो खाने वाली सामग्री होती है, खराब होने लगती है और जो उसका स्वाद और गंध परिवर्तित होने लगता है। ऐसा क्यों होता है, अब इसका रीज़न लिखेंगे। खाद्य पदार्थों का ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीकरण कर देते हैं, इसी वजह से जो इसका स्वाद और गंध होती है वो चेंज होने लगती है। सो ये विकृत गंधिता की डेफिनेशन हो जाएगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है।
सो जो तेल वाले खाद्य पदार्थ होते हैं, खाने वाली जो चीज़ें होती हैं, उन्हें नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? इस क्वेश्चन में ये हमसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में जो आपको बी पार्ट में पूछा गया था विकृत गंधिता, वही इसका आंसर है। विकृत गंधिता से बचाने के लिए हम उसे नाइट्रोजन से प्रभावित करते हैं। यहाँ पर लिखा है क्योंकि तेल व वसायुक्त खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन के साथ मिलकर, मैंने बताया था ना विकृत गंधिता क्या है, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीकरण हो जाता है, जिस वजह से उनका टेस्ट जो होता है वो चेंज हो जाता है, खराब हो जाता है, उसे ही विकृत गंधिता बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखा है क्योंकि तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन के साथ मिलकर विकृत गंधिता उत्पन्न करते हैं। विकृत गंधिता आपको क्लियर है, उत्पन्न करते हैं, जबकि नाइट्रोजन जो होता है वो ऐसा नहीं कर पाता। नाइट्रोजन ऐसा नहीं कर पाता। अतः चिप्स आदि बनाने वाले, चिप्स की थैली में जो चिप्स बनाने वाले होते हैं, वो चिप्स के जो पैकेट आते हैं उनमें नाइट्रोजन भरकर वायुरोधी कर देते हैं। सो आपको क्लियर हो गया होगा। विकृत गंधिता से बचाने के लिए वो उसमें नाइट्रोजन भरकर उसे वायुरोधी कर देते हैं, ताकि थैली में ऑक्सीजन न हो और खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण न हो सके। मीन्स विकृत गंधिता वहाँ पर उत्पन्न ना हो सके, इसी वजह से उसे नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। देखिए जो तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थ होते हैं, जो चिप्स होते हैं, उनमें भी तो वो भी तो तेल में ही तले जाते हैं ना। तो जो तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें ऑक्सीजन के साथ मिलकर विकृत गंधिता उत्पन्न करते हैं, जबकि नाइट्रोजन ऐसा नहीं कर पाती। अतः चिप्स आदि बनाने वाले क्या करते हैं, चिप्स की थैली में, ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, चिप्स की थैलियों में कौन सी गैस होती है, उसमें नाइट्रोजन गैस होती है, आपको याद रखना है। और क्यों होती है, ताकि वहाँ पर विकृत गंधिता उत्पन्न न हो, इसी वजह से वो उसमें नाइट्रोजन गैस भरते हैं, भरकर वायुरोधी कर देते हैं, ताकि थैली में ऑक्सीजन न हो और खाद्य सामग्री का ऑक्सीकरण न हो, मीन्स उसके टेस्ट में और उसकी स्मेल में कोई चेंज ना हो। क्लास 10th के लिए हमने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप उसको देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो पूछे गए हैं एमसीक्यू, वो भी मैंने उसमें ऐड किए हुए हैं, प्लस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी। सो उसको आप फॉलो करना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।